हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और मज़े से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम पढ़ेंगे पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, आपको ये समझने में मदद मिलेगी। ये सेकंड पार्ट है इसको। तो 10th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स। तो पहले हम नेपाल और जो बोलीविया है उसकी केस स्टडी पढ़ चुके हैं, जिसमें नेपाल में जो डेमोक्रेसी थी उसको लाने के लिए वहाँ के जो सिटीजन्स थे, वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, वहाँ की जो डिफरेंट ग्रुप्स थे या वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन सब ने मिलकर डेमोक्रेसी लाने के लिए मूवमेंट चलाए। बोलीविया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, लेकिन उसकी कुछ ऐसी पॉलिसी हुई जिसकी वजह से उनके जो वोटर के प्राइजेस थे वो 4 टाइम्स मल्टीपल इंक्रीज कर दिए गए थे और उन्होंने उसके अगेंस्ट जो मूवमेंट था वो चलाया। तो पूरी की पूरी केस स्टडी है, वो पार्ट फर्स्ट में आप जाके पढ़ सकते हैं, तो वो लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इस सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे डिफरेंस इन मूवमेंट इन नेपाल एंड बोलीविया। नेपाल और बोलीविया के जो दोनों मूवमेंट चले उनमें क्या डिफरेंस था। फिर हम पढ़ेंगे प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री को, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। फिर हम पढ़ेंगे मूवमेंट्स ग्रुप। प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट ग्रुप अलग अलग हैं, ये आप याद रखेंगे, और किस तरह ये काम करते हैं प्रेशर ग्रुप या मूवमेंट्स ग्रुप, और क्या ये हमारे लिए अच्छे हैं, कंट्री के लिए अच्छे हैं, स्टेट के लिए अच्छे हैं या नहीं है। तो आइए शुरू करें। नेपाल में मेनली जो स्ट्राइक है वो 7 पार्टी अलायंस SPA, जो पिछले पार्ट में भी हमने अच्छे से पढ़ा था। कम्युनिस्ट पार्टी जो माओइस्ट पार्टी थी उसने, लेबर्स की यूनियन ने, लॉयर्स की यूनियन ने, टीचर्स की यूनियन ने, ह्यूमन राइट्स की यूनियंस ने और स्टूडेंट्स की यूनियन ने, यानी डिफरेंट डिफरेंट एरिया से, यानी ये भी पॉलिटिकल पार्टीज का अलायंस था, ये भी पॉलिटिकल पार्टी थी, ये लेबर्स की यूनियन थी, ये लॉयर्स की यूनियन, टीचर्स की यूनियन, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और स्टूडेंट, यानी कोई भी एक ऐसा एक्सेप्ट एस्पेक्ट नहीं था लाइफ का जिससे रिलेटेड कोई ग्रुप हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो और जिसने इस नेपाल में डेमोक्रेसी लाने के लिए जो मूवमेंट है वो ना चलाया हो। यानी सब के सब कम्युनिटीज, सभी के सभी ग्रुप, सभी के सभी ऑर्गेनाइजेशंस, सारी की सारी डेमोक्रेसी लाने के लिए स्ट्राइक या मूवमेंट की हुई थी। तो फिर हम बोलीविया की बात करें तो बोलीविया में पहले से ही डेमोक्रेसी थी, लेकिन वो मेनली लीड किया फेडकोर, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जो कि लोकल प्रोफेशनल्स की थी। वो जो प्रोफेशनल आप टीचर कह सकते हैं, डॉक्टर कह सकते हैं, इंजीनियर्स कह सकते हैं, और सोशलिस्ट एक पार्टी थी उसने भी इसको ग्रुप, मतलब ये जो मूवमेंट था इसको सपोर्ट किया था। तो यानी दोनों कंट्रीज में हम देखते हैं कि एक कंट्री में यदि किसी वेलफेयर की बात होती है या जो भी मोस्ट ऑफ जो पीपल किसी भी कंट्री के चाहते हैं, तो मूवमेंट्स के द्वारा हम किसी भी तरह की गवर्नमेंट, चाहे वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो या फिर मोनार्कियल गवर्नमेंट हो, हम उसको एग्री करवा सकते हैं हमारी कुछ डिमांड्स फुलफिल करवाने के लिए, या हमारे जो मूवमेंट है उसको सक्सेसफुल करने के लिए। तो आपको याद रखना है मेनली SPA नेपाल में और फेडेकोर बोलीविया में। फेडेकोर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो लोकल प्रोफेशनल की इंक्लूडेशन थी, और एक सोशलिस्ट पार्टी थी जिसने इसको लीड किया या इसका कोऑपरेट किया। तो दोनों कंट्रीज में आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से नेपाल में डेमोक्रेसी लाने के लिए, बोलीविया में डेमोक्रेसी के अगेंस्ट एक ऐसी पॉलिसी बनी वोटर के लिए। तो ये फिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट काइंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स, यानी टीचर्स की ऑर्गेनाइजेशन है या स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट की ऑर्गेनाइजेशन है, या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की जो अपोजिशन पार्टी है या कुछ ग्रुप्स हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स में को वो इफेक्ट करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फिर प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप क्या होते हैं। प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप यही डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कम्युनिटीज होती हैं या फिर एजेंसीज होती हैं, जो अपनी डिमांड या जो अपनी एम्स हैं या जो उनके रिजोल्यूशंस हैं उनको फुलफिल करवाने के लिए गवर्नमेंट को फोर्स करती है, मजबूर करती है।
तो जो प्रेशर ग्रुप हैं या इंटरेस्ट जो ग्रुप हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, सेक्शनल ग्रुप और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। जो सेक्शनल ग्रुप हैं वो किसी एक सेक्शन को लेके चलेंगे, उसके फेवर के लिए गवर्नमेंट के आगे डिमांड करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, रैली करेंगे या मूवमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल टीचर्स का कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो टीचर्स से रिलेटेड ही डिमांड उठाएंगे, टीचर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, टीचर्स की जो डिमांड्स हैं या उनके लिए जो बेसिक फैसिलिटीज हैं उनके लिए उठाएंगे। ये जो सेक्शनल ग्रुप हैं ये गवर्नमेंट के आगे। दूसरा डॉक्टर्स की जो ग्रुप्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उन्हीं से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड या डॉक्टर से ही रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो उठाएंगे। फिर दूसरा जो बिजनेसमैन है या ट्रेडर्स हैं वो भी एक सेक्शनल ग्रुप है, वो अपने से बिजनेस से रिलेटेड जो भी डिमांड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं या जो फैसिलिटीज उन्हें चाहिए या जो भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनको फुलफिल करवाने के लिए गवर्नमेंट के आगे मूवमेंट कर सकते हैं या वो स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ये कोई भी सेक्शन एक लाइफ का मतलब एक एस्पेक्ट का हो सकता है, स्टूडेंट्स का हो सकता है। स्टूडेंट अपने डिफरेंट डिमांड को फुलफिल करने के लिए कॉलेजों में आप देख रहे होंगे, आपको पता भी होगा कि स्ट्राइक होती रहती हैं अलग अलग डिमांड्स के लिए। तो ये जो सेक्शनल ग्रुप है ये किसी एक सेक्शन की ही डिमांड करेंगे, उन्हीं के वेलफेयर के लिए लड़ेंगे, उन्हीं की जो फैसिलिटीज हैं या उन्हीं के जो कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनके लिए लड़ेंगे। लेकिन दूसरा है पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो पूरे के पूरे कंट्री की जो पब्लिक है सभी के लिए कॉमन होगा, उससे जो भी वेलफेयर होगा वो पूरे कंट्री को या सभी के सभी पब्लिक जो है उनको होगा। जैसे इन्वायरमेंटलिस्ट्स हैं, जो पर्यावरणविद हैं, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो मुद्दे उठाते हैं, किससे फायदा होगा, पूरी की पूरी कंट्री को फायदा होगा, स्टेट को फायदा होगा, और वो जो मुद्दा है वो पब्लिक इंटरेस्ट का है, यानी हर एक उसमें इंक्लूड है। क्लीन इन्वायरमेंट सबको चाहिए और इन्वायरमेंट से जो डैमेज होगा वो सभी के लिए ही हार्मफुल होगा। तो ये जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ये। फिर दूसरा वीमेन जो वेलफेयर के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं वो सभी के लिए इंटरेस्ट होगा, क्योंकि पूरे कंट्री में या स्टेट में हर एक सिटी में हर एक विलेज में ये जो वीमेन है उनके लिए एम्पावरमेंट के लिए जो काम करेंगे वो होंगे। दूसरा चाइल्ड वेलफेयर से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, ग्रुप होंगे, वो गवर्नमेंट के आगे यदि कोई डिमांड रखेंगी तो वो क्या चीजें हैं वो सभी के लिए यूजेबल है, वेलफेयरेबल है, तो वो कही जाएगी पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। और कोई एक सेक्शन स्पेसिफिक रखें तो वो सेक्शनल ग्रुप। तो पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप आप याद रखेंगे दोनों के दोनों। मूवमेंट ग्रुप्स भी होते हैं 2 टाइप्स के, जैसे ये हमने प्रेशर ग्रुप पढ़ा, इसी तरह मूवमेंट से स्पेसिफिक जो हमने ऊपर पढ़ा, किसी एक स्पेसिफिक एम को लेके चलेंगे, स्पेसिफिक इश्यू को लेके चलेंगे, या फिर किसी जर्नल मुद्दे को लेके जर्नल में यही है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, फॉरेस्ट से रिलेटेड हो गया, क्लीननेस से रिलेटेड हो गया, हाइजेनिक जो प्रॉब्लम्स हैं या कोई डिजीज है उससे रिलेटेड हो गया। ये सारे के सारे जो मूवमेंट चलेंगे ये जर्नल चलेंगे। जब अब कोरोना जो एपिडेमिक है उसकी वजह से जो भी मूवमेंट चले हुए हैं, गवर्नमेंट लॉकडाउन कर रही है या फिर जो तरह तरह के जो एफर्ट हैं वो कर रही हैं, तो ये जर्नल मूवमेंट हैं। स्पेसिफिक इश्यू में एक स्पेसिफिक इश्यू होगा, वो जब कंप्लीट हो जाएगा उस मूवमेंट में जो भी इंक्लूड है, जो भी सिटीजन या जो भी पीपल उसमें, जो भी ग्रुप उसमें इंक्लूड है, वो ओवरकम कर जाएंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे, बाद में वो मुद्दा नहीं रहेगा। जैसे नर्मदा बचाओ के लिए एक मुद्दा चला था, जब वो सरकार ने वो बात मान ली तो वो मूवमेंट ओवरकम हो गया, वो नहीं चला। अब आपको पता होगा कि कहीं से भी हाईवे जाता है या रेलवे ट्रैक जाता है तो वो कुछ जिसकी भी फार्मर की जो जमीन है वो उस एरिया में आती है, तो वो मूवमेंट करते हैं कि हमें ज्यादा जो प्राइस है हमारी लैंड का, हमारी एग्रीकल्चरल जो लैंड है उसका, वो हमें ज्यादा मिले। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वुमेन्स के लिए जो डोमेस्टिक वायलेंस है या उनके राइट्स के लिए जो मूवमेंट है वो चलेंगे। जैसे ही सरकार उनकी बात को मान लेती है, ये जो मूवमेंट है ये ओवरकम कर जाते हैं। तो प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट्स ग्रुप ये दोनों 2 तरह के होते हैं। तो ये दोनों के दोनों तरीके आप याद रखेंगे। एक जो सेक्शन होगा वो पूरे के पूरे कंट्री के लिए, स्टेट के लिए, पूरे के पूरी पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगा, एक स्पेसिफिक एम के लिए और स्पेसिफिक ग्रुप के लिए काम करेगा। तो ये जो मूवमेंट्स ग्रुप हैं या जो प्रेशर ग्रुप हैं ये काम क्या करते हैं या इनकी क्या यूजेज हैं या ये किस प्रकार किसी भी कंट्री या स्टेट को इफेक्ट करते हैं,
दे ट्राई टू गेन पब्लिक सपोर्ट एंड सिंपैथी, यानी ये जो है ये पब्लिक सपोर्ट और उनकी जो सिंपैथी है वो गेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कहेंगे कि हम वीमेंस के लिए, वेलफेयर के लिए लड़ेंगे, फार्मर्स के लिए लड़ेंगे, स्टूडेंट्स के लिए लड़ेंगे, बिजनेसमैन के लिए लड़ेंगे, तो उससे रिलेटेड जो भी ग्रुप हैं, जो भी पीपल हैं, वो इनके साथ आ जाएंगे और उनकी जो सिंपैथी है वो भी गेट करेंगे। दे ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक्स, यानी ये जो प्रेशर ग्रुप हैं या जो इंटरेस्ट ग्रुप हैं, ये स्ट्राइक करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और गवर्नमेंट को फोर्स करेंगे कि ये इनकी जो डिमांड है वो फुलफिल करें। तो जो मोस्ट ऑफ जो बिजनेस ग्रुप्स हैं वो लोबिस्ट होते हैं, इंटरमीडिएटर आप इसको कह सकते हैं। इंटरमीडिएटर का मतलब दलाल, यानी ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस ग्रुप्स होते हैं, ये दलाल भी हायर कर लेते हैं, लोबिस्ट भी हायर कर लेते हैं, जो कि गवर्नमेंट तक उनकी बात पहुंचाते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। सम टाइम प्रेशर ग्रुप्स आर फॉर्म और वर्क एज एक्सटेंडेड आर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कई बार जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो इतना वाइड सेपरेट फॉर्म कर लेते हैं कि वो एक पॉलिटिकल पार्टीज बन जाती हैं। जैसे आपने अन्ना हजारे का जो मूवमेंट देखा, उसके बाद एक पार्टी बनी, पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी। डीएमके पार्टी का आपने नाम सुना होगा, पहले वो एक सोशल रिफॉर्मर का ग्रुप था, समाज में कुछ बदलाव लाने चाहते थे, बाद में वो एक पार्टी बन गई। अब आपने भीम आर्मी एक ग्रुप है, उसका नाम सुना होगा, उन्होंने भी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली। तो कुछ कभी कभी ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं ये इतने वाइड सेपरेट फैल जाते हैं कि पूरी की पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, ताकि इनसे रिलेटेड जो भी पीपल हैं, जो भी ग्रुप्स हैं, वो ये सोचेंगे कि ये तो आपके वेलफेयर के लिए काम करेंगे, तो वो वोट उन्हीं को देंगे। समटाइम पॉलिटिकल पार्टीज ग्रो आउट ऑफ मूवमेंट्स, यानी कभी कभार जो हमने ऊपर पढ़ा यही बात है कि इन्हीं प्रेशर ग्रुप्स की वजह से, इन्हीं मूवमेंट्स जो ग्रुप मूवमेंट्स हैं, उन्हीं में से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की इमरजेंस होती है, उन्हीं में से कोई पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। आपने गांव या शहरों में भी देखा होगा कि कई ऐसे एक्टिव सिटीजन्स होते हैं जो किसी भी मुद्दे के ऊपर आगे रहेंगे और सॉल्यूशन करवाएंगे और बाद में वही सरपंच के लिए फॉर्म नॉमिनेशन भर देंगे और वो सरपंच बन जाएंगे। लोग ये लगेगा लोगों को कि ये हमारे वेलफेयर के लिए काम करेंगे, ये जो मुद्दे हैं ये उठाएंगे। तो ये इसी तरह की जो चीजें हैं ये हैं। तो प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट्स ग्रुप को आपने अच्छे से समझा। दो तरह के हैं प्रेशर ग्रुप या जो मूवमेंट्स ग्रुप हैं। एक जो ग्रुप होगा वो किसी एक सेक्शन या किसी एक स्पेसिफिक इश्यू पे चलेगा, एक जो होगा वो जर्नल या फिर जो पब्लिक वेलफेयर है उनको लेके चलेगा। पब्लिक की जो सिंपैथी है या जो उनका जो सपोर्ट है वो गेन करते हैं, ये प्रोटेस्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बना के सरकार को फोर्स करेंगे इनकी डिमांड मनवाने के लिए। और कुछ जो मूवमेंट्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी को ही शो करते हैं मेनली। जैसे आरएसएस जो ग्रुप है वो बीजेपी पार्टी का है। एबीपीवी ये आपने एक ग्रुप सुना होगा, ये भी बीजेपी का ही है। और आपने एसएफआई नाम सुना होगा, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये कुछ जो ग्रुप्स हैं ये कुछ न कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी को ही रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। तो ये चीजें आप देखेंगे तो आपका कंसेप्ट उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर होगा कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी के ऊपर भी चल सकते हैं, या किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को लेके भी चल सकते हैं, या पब्लिक वेलफेयर के लिए भी चल सकते हैं, या जो मूवमेंट चलेगा वो किसी एक स्पेसिफिक मुद्दे के ऊपर चल सकता है। जैसे चिपको मूवमेंट चला था, वो जब ओवरकम हो गया तो लोगों ने बंद कर दिया। इसी तरह नर्मदा बचाओ आंदोलन था, वो जब ओवरकम हो गया तो हो गया। अन्ना हजारे वाला जो मूवमेंट था वो ओवरकम हो गया तो फिर वो जो मूवमेंट या वो जो ग्रुप था वो शांत हो गया। फिर आगे हम देखेंगे कि ये जो हैं ये गुड है या बैड है, यानी ये जो प्रेशर ग्रुप है या जो मूवमेंट्स ग्रुप हैं ये कुछ पॉइंट से ये बैड गुड भी हैं, कुछ पॉइंट से ये बैड भी हैं। हमने देखा कि सरकार के कार्यों में बाधा डालते हैं तो ये बैड भी हैं, और कुछ जो बेवजह के मुद्दों को उठा के लोगों को मतलब मिसगाइड कर देते हैं तो ये भी एक बैड है, बैड फॉर्मेशन है इसकी। तो ये तीसरी बैड फॉर्मेशन ये है, लोगों के अकाउंटेबल नहीं होते ये लोगों के प्रति। अच्छी बात ये है कि एक डेमोक्रेसी में क्रिटिसाइज करना या अपनी डिमांड को फुलफिल करवाना लोगों का फंडामेंटल राइट है। गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप ना या डिक्टेटर ना बने,
तानाशाही ना बरते या कुछ पॉलिसीज ऐसी ना बनाए जो किसी एक ग्रुप के लिए, एक सेक्शन के लिए या पब्लिक के लिए वेलफेयरेबल ना हो, तो ये प्रेशर ग्रुप जरूरी हैं। तो कुछ बातों के लिए ये जो प्रेशर ग्रुप हैं ये अच्छे हैं, कुछ पॉइंट से ये बुरे भी हैं। तो हमें इन दोनों के मद्देनजर रखते हुए हमें समझना है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छे हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुरे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोनों वीडियोज को आप अच्छे से देखना, 2 बार चैप्टर रीड करना, आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू।